हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में देखा कि किस तरह 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे समृद्ध और शक्तिशाली जनपद था, जिस पर कई वंशों के शासन का दौर रहा, जिसमें मौर्य साम्राज्य का काल एक महत्वपूर्ण काल रहा, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार, अशोक आदि राजाओं के बारे में पढ़ा। तो आइए इसकी और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए इसके प्रश्नोत्तरों की ओर हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? यानी कि 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा राज्यादेश या अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का जिक्र मिलता है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, मास्की अभिलेख। दोस्तों, अशोक ने अपनी प्रजा तक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संदेश को पहुंचाने, विशेषकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें मास्की का अभिलेख भी एक है। इसी अभिलेख में अशोक ने अपनी व्यक्तिगत नाम अशोक का जिक्र किया है। इसका एक अन्य नाम देवान प्रियदर्शी भी है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। दोस्तों, अशोक सभी धर्मों में विश्वास करता था। वो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अन्य धर्मों का भी आदर करता था। इसके देवान प्रियदर्शी नाम से यह बात सिद्ध होता है। तो मास्की अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है दोस्तों, जिसमें अशोक ने अपने व्यक्तिगत नाम अशोक का जिक्र करवाया है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मास्की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना विशाल था कि वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के अंतिम छोर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसका साम्राज्य बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य को पहला एकीकृत शासक भारतीय इतिहास में कहा जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। दोस्तों, यूनान का ये शासक सेल्यूकस का दार्शनिक था मेगास्थनीज। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। यहाँ मेगास्थनीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की, जिसमें भारतीय समाज, विशेषकर मौर्य साम्राज्य की नीतियों, कार्यविधियों का वर्णन किया है। इसमें उसने वर्तमान समाज की स्थितियों के अनुसार समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। दोस्तों, इसके नाम यानी अर्थशास्त्र शब्द पे नहीं जाना है। इसमें आर्थिक जीवन या आर्थिक गतिविधियों का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इसमें राजनीतिक नीतियाँ यानी कि एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, उसको कैसे शासन चलाना चाहिए, यानी राजनीतिक नीतियों और पद्धतियों का जिक्र किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था?
चार ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब शामिल था, किंतु श्रीलंका पर अशोक ने कभी आक्रमण नहीं किया और ना ही उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र पुत्री यानी महेंद्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, किंतु उस पर कभी आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो इसका चार ऑप्शंस में देखते हैं दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ए ऑप्शन। दोस्तों जो हर्यक वंश का राजा था उदयन, उसने भी गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को प्रथम बार अपनी राजधानी बनाई थी, किंतु यहाँ मौर्य वंश के बारे में पूछा जा रहा। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चार ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लकड़ी का। दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वह उसकी जो उसके पिलर्स थे वो पत्थर का बना हुआ था, किंतु उसकी छत और फर्श जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान एवं पुराणों में अशोक के चंद्रगुप्त के इस महल का जिक्र देवताओं के महल के समान किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लकड़ी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बराबर यानी गया जिला में स्थित है ये गुफाएं, यानी बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आजीविकों ने, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो और चूंकि अशोक सहिष्णु व्यक्ति थे, वो सभी धर्मों का आदर करते थे, इस वजह से उन्होंने आजीविकों को गया जिले के यानी बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय को 4 गुफाएं दान में दी थी। तो ये आजीवक लोग ही बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में प्रयोग करते थे। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, आजीविकों ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कलिंग अभिलेख। कलिंग अभिलेख को अशोक का 13वां अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, किंतु वहां भारी रक्तपात और खून खराबा को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया था और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निश्चय किया। इसलिए कलिंग अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कलिंग अभिलेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्वीन स्तंभ, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी क्वीन स्तंभ। यानी क्वीन स्तंभ से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक जो कि बहुत शक्तिशाली था घनानंद को अपने गुरु चाणक्य की मदद से हराकर नंद वंश का अंत कर प्रथम भारतीय यानी एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा दोस्तों। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, केदारनाथ में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख केदारनाथ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया है। तो दोस्तों सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो सांची का स्तूप भी अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, अशोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कि मैंने पहले ही बताया है दोस्तों कि कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। यह कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का निश्चय किया और इस बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना पूरा यानी संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और धार्मिक गतिविधियों को करते हुए अपना अंतिम समय बिताया। इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, शिलालेख 13वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनान के शासक सेल्यूकस का दार्शनिक यानी उसके दरबार का दार्शनिक था मेगास्थनीज। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया। दोस्तों ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज विशेषकर मौर्य समाज के सामाजिक पद्धतियों एवं राजनीतिक पद्धतियों का जिक्र किया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस का जो युद्ध था 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी और सेल्यूकस निकोटर हार गया था। इसके बाद उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और दोनों के बीच संधि हो गई। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अशोक। अशोक ही ऐसा राजा था जो अपने जनता के संपर्क में हमेशा रहता था। उसने जब कलिंग युद्ध के पश्चात जब बौद्ध धर्म अपनाया तो वह धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक रुचि लेने लगा और वह अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लोगों के कल्याण और अपनी प्रजा की देखभाल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा। इस दिशा में उसने हमेशा अपने प्रजा के संपर्क में रहने का वह प्रयास करता रहता था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या क्या था। तो इसका 4 ऑप्शंस में देखते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो उसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। यानी कि जो कलिंग विजय में यानी कलिंग के युद्ध के समय इतना ज़्यादा रक्तपात और सैनिकों का बड़े पैमाने पर हत्या को देखकर उसने हमेशा के लिए अपनी युद्ध नीति को त्यागने का निश्चय किया। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है।
तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा प्राकृत एवं ब्राह्मी होगा इसका सही ऑप्शन दोस्तों। इसकी जो भाषा थी वो तो प्राकृत रही हमेशा, लेकिन लिपि में ब्राह्मी, आरमाइक एवं ग्रीक, खरोष्टी आदि लिपियों का वो उसने प्रयोग किया, जिसमें आपका पाकिस्तान खरोष्टी पाकिस्तान से जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं, और अफ़गानिस्तान से जो मिले हैं चूँकि वो यूनान से सटा हुआ था तो वहाँ अरमाइक या ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। वहीं भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत व ब्राह्मी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल के शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य, विशेषकर मौर्य साम्राज्य में आपका चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के कार्यविधि एवं नीतियों का जिक्र किया गया है। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य यानी इस पुस्तक में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल वाला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इस चार ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य द्वारा लिखित जो राजनीतिक विज्ञान पर आधारित पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यानी अशोक ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो वो किससे ली, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपगुप्त। दोस्तों कलिंग युद्ध के समय जब भारी रक्तपात हुआ था तो उस वक्त उपगुप्त जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, वो उस स्थान पर गए और वहाँ मांस और रक्त का जो कीचड़ के रूप में मिश्रण वहाँ चारों ओर फैला हुआ था, तो वो देखकर उसका हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया और वो अशोक के पास गया और उसे वहाँ लाकर दिखाया और उससे पूछने लगा कि आखिर इतना जो रक्तपात हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सिर्फ साम्राज्य विस्तार के लिए ये खून खराबा लाखों सैनिकों को मारना सही नहीं है। तो उस वक्त उपगुप्त की बातें उन्हें सही लगी और भारी रक्तपात देकर उनका भी हृदय द्रवित हो गया और उस समय से ही उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में वो युद्ध को कभी नहीं, मतलब किसी के साथ युद्ध, किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं करेंगे बल्कि युद्ध का त्याग करेंगे। और उपगुप्त से ही उन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो दोस्तों चार ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज जो था यूनानी शासक सेल्यूकस का दरबारी दार्शनिक था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। यहीं उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका की रचना की। इसी पुस्तक में यानी इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो चार ऑप्शंस में देखते हैं कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन सड़क निर्माण अधिकारी को। दोस्तों मौर्य काल में शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन के लिए अलग अलग मंत्री और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन मंत्रियों को और अधिकारियों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे भवन निर्माण अधिकारी को अलग नाम से, कृषि विभाग के अधिकारी को अलग नाम से, माप तौल के अधिकारी को, यानी सभी अधिकारियों और मंत्रियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा
एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। दोस्तों, शासन प्रशासन को चलाने के लिए मौर्य काल में गुप्तचरों का भी नियुक्ति की जाती थी और इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन तीस। जो था श्रीलंका का शासक, उसकी अशोक के साथ मित्रता थी और उस श्रीलंका के साथ अशोक के अच्छे संबंध थे। वहाँ इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटी और बेटे को यानी महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के खातिर श्रीलंका भेजा था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 30, यानी श्रीलंकाई शासक तीस ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिशिष्ट पर्वन, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और सलेखन पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी उपवास करके अपने देह का त्याग किया था। तो इन सारी घटनाओं का परिशिष्ट पर्वन में जिक्र मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। तो 4 ऑप्शंस में सही जवाब होगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन आषाढ़, यानी जुलाई महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखते हैं 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन शिलालेख। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और अपने धार्मिक और सामाजिक संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख एवं स्तूपों का निर्माण करवाया था। इन सब में शिलालेख आपका सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक ने कुल 14 शिलालेखों का निर्माण कराया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी। अशोक ने अपने धर्म प्रचार और अपनी नीतियों के प्रचार के लिए अनेक स्तंभों, शिलालेख और गुहालेखों का निर्माण करवाया था। इसमें इन्होंने बहुत अलग अलग तरह की लिपियों का प्रयोग किया था, जैसे ग्रीक हो गया, खरोष्ठी, ब्राह्मी, आरमाइक आदि। जो आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ से जो शिलालेख या स्तंभ लेख मिले हैं उनमें आपका खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। वहीं अफ़गानिस्तान में जो कि यूनान से सटा हुआ था तो वो आपका अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया और भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। तो अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। तो इसका 4 ऑप्शंस में देखते हैं सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ़गानिस्तान। चीन, वर्मा और नेपाल में इसके अभिलेख नहीं प्राप्त किए गए हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो क्षेत्र था वो अशोक के साम्राज्य के क्षेत्र था और यहाँ अशोक के जो बौद्ध धर्म के प्रचार और नीतियों के प्रचार के लिए इन भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक इनके शिलालेख, अभिलेख और गुहालेखों को प्राप्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अफ़गानिस्तान।
तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मौर्य काल से संबंधित थे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।